हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, रैखिक प्रोग्रामन, लिनियर प्रोग्रामिंग। और भाई एक्सरसाइज 12.2 में अभी हम लोग सवाल नंबर 9 से शुरुआत करने वाले हैं। भाई इसके पीछे के सवाल आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। अभी आप सवाल नंबर 9 को देखिए, भाई क्या कह रहा है। हमारे पास कोई भोज्य पदार्थ है, उसमें कह रहा है कि कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए होना चाहिए और 100 मात्रक खनिज होना चाहिए। भाई कम से कम का मतलब है या तो 80 हो या उससे ज्यादा ही होना चाहिए, या तो 100 हो या 100 से ज्यादा होना चाहिए। भाई यही मतलब है कम से कम का। आपके पास कोई दो प्रकार के फूड है, F1 और F2। F1 की लागत है 4 रुपया और भाई F2 की लागत है 5 रुपया। F1 में क्या है कि कम से कम 3 मात्रक विटामिन ए है और भाई 4 मात्रक खनिज है। F2 में कम से कम 6 मात्रक विटामिन ए है और 3 मात्रक खनिज है। कह रहा है कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या के रूप में सूत्रबद्ध कीजिए और आहार का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिसमें न्यूनतम पोषक तत्व उपलब्ध हो। भाई ये पहला सवाल है जहां पर आपसे न्यूनतम की बात हो रही है। अभी तक जो हमने 8 सवाल लगाए हैं, सब में हमें मैक्सिमम ही करना था। ठीक है, तो ये पहला ऐसा सवाल है जिसमें हमें न्यूनतम भाई करने को कह रहा है। देख लो, आपके पास भाई क्या है कि दो प्रकार के तो भोज्य हैं। एक है F1 और भाई एक हो गया आपका F2। ठीक है, जो मात्रा है, ठीक है भाई, जो मात्रा है वो तो हम हमेशा मान कर चलते हैं। हमने यहाँ x और y मात्रा मान कर रखी है भाई। अब है क्या कि एक तो विटामिन ए की कुछ बात हो रही है, तो आप यहाँ विटामिन ए नोट कर लो। दूसरी भाई बात हुई है कि कुछ खनिज की बात हो रही है, तो खनिज नोट कर लिया। और तीसरी चीज है, दोनों की लागत आपको मालूम है। तो जो हमारा F1 है ना भाई, कह रहा है कि उसमें कम से कम 3 मात्रक विटामिन ए है और भाई 4 मात्रक जो हमारे पास है वो खनिज है। ऐसे ही अगर F2 पर आ जाओ तो कह रहा है कि कम से कम 6 मात्रक हमारे पास विटामिन है और भाई खनिज जो है हमारे पास केवल 3 मात्रक ही है। इसकी लागत 4 रुपया के हिसाब से है और भाई इसकी लागत है 5 रुपया के हिसाब से। एक चीज और है, कह रहा है कि मिनिमम 80 जो इकाई है वो विटामिन ए होना चाहिए और भाई 100 इकाई जो है वो खनिज होना चाहिए। तो उसको भी हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब आप असमिकाएं बनाना शुरू कर दो। तो भाई पहली जो असमिका होती है ना, वो हमेशा ये वाली होती है कि x और y का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, या तो शून्य हो या शून्य से अधिक होना चाहिए। पहले आप विटामिन ए पर आ जाओ। देखो, एक में है 3 मात्रक, तो x में हो जाएगी 3x मात्रक। भाई एक में है 6 मात्रक, तो y में हो जाएगी 6y मात्रक। और कुल मिलाकर 80 होनी चाहिए। अब भाई कह रहा है कि जो 80 है वो मिनिमम है, कम से कम 80 होनी चाहिए। अर्थात या तो 80 हो या 80 से अधिक होनी चाहिए, इस प्रकार से। ऐसे ही खनिज पर आ जाओ। देखो, एक में 4 है तो x में 4x हो जाएगा। एक में 3 है तो y में 3y हो जाएगा। और भाई यहाँ पर भी कह रहा है कि कम से कम जो है वो 100 होना चाहिए। तो कम से कम का मतलब है कि भाई या तो 100 हो या 100 से अधिक होना चाहिए। लागत z बराबर क्या हो जाएगी, एक की 4 है तो x की 4x, एक की 5 है तो y की 5y। और लागत का क्या है भाई, लागत है तो न्यूनतम होना चाहिए, लाभ होता तो अधिकतम होना कहता भाई। तो यहाँ हमें इसका मिनिमम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई शुरू कर दो। अभी इनको ना रेखाओं के रूप में लिख लो। 3x + 6y बराबर यहाँ कर लो आप 80, और यहाँ पर 4x + 3y और बराबर में आप कर लो 100। और भाई यहाँ पर ना इस प्रकार से टेबल बना दो, ये देखो। और यहाँ पर भी एक टेबल वैसे ही आप बना लो, एक्स और वाई कर दो यहाँ पर भी, और भाई यहाँ पर भी आप एक्स और वाई कर लो। आप ध्यान दीजिएगा, अगर x का मान 0 करोगे तो 6y का मान 80 हो जाएगा और y का मान 80/6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर y का मान 0 करोगे तो x का मान 80/3 आ जाएगा। देखो एक बात और है, 80/6 को आप अगर 2 से भाग करोगे ना तो 40/3 आ जाएगा।
तो जो यहाँ पर है उसे हम 40/3 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 80/3 और कामा 0। ये हमारा ए और बी प्राप्त हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ, अगर y का मान 0 करोगे तो 4x का मान 100 हो जाएगा, सीधा सीधा 25 आ गया। लेकिन अगर x का मान कर दोगे 0 तो 3y का मान 100 आएगा, और यहाँ हो जाएगा 100/3। कुछ इस प्रकार से आ जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 25 कामा 0 और 0 कामा 100/3। और इन्हें भाई आप सी और डी इस प्रकार से डालकर चलोगे। अब देख लो संख्याएं किस प्रकार की हैं, तो भाई उसी प्रकार से आप पैमाना बनाकर शुरू कर दो। देखना, ये हमारा y अक्ष हो जाएगा, और भाई ये हो गया हमारा x अक्ष। इस प्रकार से ये हमारा भाई मूल बिंदु हो जाएगा। देख लो, 40/3 है, 80/3 है, 100/3 है, और ये है 25। देखो, 25 को अगर आप चाहो तो 75/3 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो आप चाहो तो इस प्रकार से भी मान लिख सकते हो, और भाई चाहो तो सीधा 10-10 की वैल्यू करके लिख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम 10-10 वाले मान प्रेफर करेंगे। देखो, 10, 20, 30, 40, यहाँ 10, 20, 30, 40। ठीक है भाई, चाहो तो लिख दो 10, 20, 30, 40, और भाई सेम आप यहाँ पर भी लिख दो इस प्रकार से। ठीक है, अब आप आ जाओ 0, 40/3। देखो, 40 को अगर आप 3 से भाग करोगे तो 13×3 = 39। 13 के आसपास संख्या बनेगी, जो संख्या 10 से बड़ी होगी तो लगभग यहाँ पर होगी। ठीक है, हमें भाई अंदाजा लेके चलना है, उल्टा हो गया हमसे। 0, 40/3 है तो y अक्ष पर यहाँ कहीं पर होगी, ए हो जाएगा। बी है 80/3, अगर आप 80 को 3 से भाग करोगे तो 26×3 = 78। संख्या जो है वो 26 होगी, अर्थात 20 और 30 के बीच में होगी। ये हमारा बी हो जाएगा। तो देखो, ए और बी को ना आप आपस में ऐसे मिला दो, एक सीधी रेखा से आपको भाई मिलाना है। देखना, ये करके, ये देखो हमने भाई मिला दिया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 25, 0 है ना, तो 25 कहाँ पे होगा, 25 जो है वो 26 के पहले कहीं पर होगा यहाँ। तो ये हमारा सी हो जाएगा। और 0, 100/3, 100 को 3 से भाग करोगे तो 33 आएगा ना, अर्थात 30 के कुछ ऊपर चले जाओ, ये हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब भाई इनको आप मिला दो, तो बहुत ध्यान से मिलाना है, क्योंकि जो यहाँ बी और सी है ना एकदम पास पास आ गए हमारे। ये देखो, ये हमने भाई यहाँ मिला दिया। अभी है क्या, जैसे ही आपने मिला दिया ना, तो ये वाला पॉइंट मोस्टली आपको भाई ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम ज्ञात करेंगे। देख लो, 3x + 6y और बराबर में है 80। यहाँ है 4x + 3y और भाई बराबर में है 100। अगर हम इसको ना 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 6y हो जाएंगे, ऊपर भी 6y है, तो भाई हमारा काम बन जाएगा। तो ऊपर वाला दोबारा उतारो और इसको 2 से गुणा कर दो, तो 8x, 6y और 100 दूना 200। माइनस 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 घटा देने पर तो यहाँ माइनस के 5x आ जाएगा। 200 में से 80 जाएंगे तो 120, वो भी माइनस के ही आएंगे। माइनस माइनस कैंसिल, 24×5 = 120। देखो x का मान कितना आ गया, 24 आ गया। जहां चाहो वहां आप x का मान रख सकते हो। देखना, 24 का मान यहाँ रखोगे, x का मान 24×3 = 72, तो 6y बराबर 80 - 72 हो जाएगा। 8 बचेंगे, तो y बराबर 8/6। अगर भाई सही से देखोगे तो 4/3 आएगा। तो हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा ये वाला, 24, 4/3। इस प्रकार से देखो आपका पी पॉइंट आ जाएगा। अब आप संतुष्ट वाला शुरू करो भाई सिस्टम। देखो, 3x + 6y बड़ा है बराबर है 80। अगर आप इसे मूल बिंदु से संतुष्ट करोगे तो भाई ये मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि 0 कभी भी 80 से बड़ा नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरी वाली, 4x + 3y बड़ा है बराबर है 100। तो भाई इसको करोगे ना तो ये भी मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं होगी। तो भाई दोनों ही क्या होगा, मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं होगी तो क्या होगा, दोनों का हल क्षेत्र मूल बिंदु से उल्टी दिशा में होगा। तो इसका कुछ इस प्रकार से जाएगा, ध्यान रखना आप। ये देखो,
और इसका भी कुछ इस प्रकार से जाएगा, मूल बिंदु की उल्टी दिशा में होगा। ठीक है, तो जो ये वाला एरिया है ना, ये पूरा एरिया यही आपका हल क्षेत्र हो जाएगा। भाई इसका भी ऊपर जा रहा है, उसका भी ऊपर जा रहा है, तो ये पूरा जो एरिया है ना, यही आपका हल क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो ये क्षेत्र है ना, ये अपरिबद्ध क्षेत्र है, अर्थात भाई क्लोज एरिया नहीं है, ये ओपन एरिया आंसर में आ गया है। जहां पर ओपन एरिया आता है तो भाई सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो फिलहाल आप ध्यान दोगे इस पर, इस वाले बिंदु पर, और भाई इस वाले बिंदु पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला बिंदु है, ठीक है, बी हो गया हमारा, जो हमारा पी बिंदु हो गया, और जो हमारा ये डी बिंदु हो गया। तो कौन कौन से हैं? डी, पी और बी, ये हमारे भाई तीन आ जाएंगे, और यही आपके ना कोणीय बिंदु हो जाएंगे। तो ये आप यहाँ लिखोगे भाई कि जो कोणीय बिंदु हैं वो भाई हमें 3 पॉइंट यहाँ पर प्राप्त हो गए, डी, पी और बी। जो भाई हमारा डी है वो है 0, 100/3। जो पी है वो हो जाएगा 24, 4/3। और जो भाई बी है हमारा वो हो जाएगा 80/3, 0। फिर आप भाई जेड को नोट कर लो। जेड हमारा ऊपर था 4x+5y। तो मान निकालो भाई। देखो, इस पर जब निकालोगे ना आप, तो x तो 0 हो जाएगा, और y का मान रखोगे तो सीधा आ जाएगा 500/3। यहाँ 24 चक्कू 96, और 4 पंचे 20/3। ठीक है भाई, अब 96 देख लो, अलग लिख के देख लो, 96 + 20/3 कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। 96 की 3 से गुणा करोगे ना, तो 6 × 3 = 18 के 8, और 27×1 = 28। इसमें 20 जोड़ोगे ना, तो सीधा आ जाएगा आपका 308/3। इस प्रकार से इस पर निकालोगे ना, तो सीधा 8 चक्कू 32, सीधा आ जाएगा 320/3। करना क्या है भाई कि आपको ना मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप भाई देख कर ही जान जाओगे कि ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। तो भाई आपको ना यहाँ पर देखो न्यूनतम मान तो प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है भाई, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर ना ओपन एरिया हमें प्राप्त हुआ था। ओपन एरिया में नियम ये होता है कि जो भी आपका z है 4x+5y, ठीक है भाई, और अगर न्यूनतम मान है तो आप इसका निशान लगाओगे, अधिकतम मान होता तो निशान लगाओगे ग्रेटर देन का, और जो भी वैल्यू आई है आपकी 308/3, इस प्रकार से लिखोगे। और भाई इसको भी आप ड्रा करोगे इसके अंतर्गत। ठीक है भाई, इसको आपको इसके अंतर्गत ड्रा करना पड़ेगा। तो 3x+5y, देखो 3 से यहाँ गुणा कर दो, तो भाई आ जाएगा 12x, और यहाँ आ जाएगा 15y, और इस प्रकार से 308 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर इनके लिए एक टेबल बना लो, देखो इस प्रकार से भाई बनानी है। अगर आप x का मान 0 कर दो ना, तो 15y का मान 308 आ जाएगा। 308 को जब आप 15 से भाग करोगे ना, तो फिलहाल आप ऐसे ही लिख लो। ठीक है, और इसको करोगे तो यहाँ आ जाएगा 308/12। अब इन दोनों पॉइंट्स को ना आपको दिखाना है, तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको यहाँ पर। देखो 0, 308/15, 308 को ना अगर आप 15 से भाग करोगे तो ऊपर जो उत्तर है हमारा ना, वो 20 से कुछ ज्यादा आएगा। तो 20 से कुछ ज्यादा आप यहाँ पर मान लो, एक ये पॉइंट हो जाएगा। 308 को जब 12 से भाग करोगे ना, तो जो उत्तर है वो 25 से कुछ ज्यादा आएगा। ठीक है, तो 25 ये था ना आपका, ये 25 था, तो 25 से ये देखो ज्यादा आएगा ऐसे। लेकिन एक खास बात होगी, हमेशा ध्यान रखना है आपको, जो ये होगी ना ये असमिका, हमेशा पी से गुजरेगी। तो आप जब इसको ऐसे बनाओगे ना, ऐसे देखो, तो पी से गुजरते हुए कुछ यूं निकल जाएगी, यूं ऐसे। फिर भाई देखोगे कि यहाँ पर जो निशान है वो स्मॉलर देन का है, तो अगर आप इसे संतुष्ट कराओगे तो ये मूल बिंदु से संतुष्ट हो जाएगी, और इसका हल क्षेत्र आप इधर की ओर निकालने वाले हो, ऐसे देखो निकालोगे। तो जो आपका मेन हल क्षेत्र था और जो इसका हल क्षेत्र है, वो आपस में कॉमन तो है नहीं। अगर कॉमन नहीं है तो ये वाला उत्तर मान लिया जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ भी कॉमन आ जाता गलती से, तो ये वाला उत्तर नहीं माना जाता। ठीक है भाई, तो न्यूनतम वाले सवालों में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है।
तो चूंकि कॉमन एरिया हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो जो आपका ये वाला आंसर है, यही आंसर सच माना जाएगा। तो भाई आपका आंसर है 308/3। और कहां पर प्राप्त हुआ है? 24,4/3 पर भाई हमें प्राप्त हुआ है। अब भाई होगा क्या कि जब आप किताब में आंसर मिलाओगे तो भाई ये आंसर मैच नहीं करेगा। कारण क्या है मैच करने का? भाई जो किताब में सवाल है वहां इसकी लागत है 4 मात्रक, इसकी है 5 मात्रक। एक्चुअली में अगर इसे आप 6 मात्रक कर लोगे तो आपको भाई किताब का आंसर मैच हो जाएगा। लेकिन है क्या कि भाई हमें आंसर मैच नहीं कराना है, हमें केवल सवाल लगा के देखना है कि भाई सवाल कैसे लगाए जाते हैं। तो हमने सवाल यहाँ 4 और 5 सही लगाया है, और अगर आप सवाल 4 और 5 से लगाओगे तो भाई ये वाला आंसर ही सही आंसर है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। ऐसे ही हम लोग चलेंगे अब सवाल नंबर 10 पर। ज्यादा अलग नहीं है, लगभग लगभग भाई ऐसा ही सवाल है। ध्यान देंगे 10 नंबर पे। देखो अभी है क्या कि भाई आपके पास दो प्रकार की खाद हैं, F1 और F2। F1 में 10% नाइट्रोजन है, और भाई 6% जो है वो फास्फोरिक अम्ल है। तथा F2 में क्या है कि 5% नाइट्रोजन है और 10% फास्फोरिक अम्ल है। मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के पश्चात एक किसान पाता है कि उसे अपनी फसल के लिए 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और 14 किलोग्राम फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। F1 की कीमत है 6 और F2 की कीमत है 5। तो कह रहा है कि न्यूनतम मूल्य पर भाई आपको न्यूनतम लागत निकालनी है कि उसको पोषक तत्व भी मिल जाए और उसकी लागत भी न्यूनतम ही रहे। तो देखा भाई, सवाल ये भी न्यूनतम वाला ही है। देख लो, अब देख लो आपके पास जो हमारे उर्वरक हैं वो दो प्रकार के हैं, एक है F1 और भाई एक हमारे पास F2 है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मात्रा होगी ना उसे तो हम लोग मान लेते हैं, भाई XY मात्रा हम लोग लेने वाले। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसकी X मात्रा लेंगे, इसकी Y मात्रा लेंगे। क्लियर है यहाँ पर? उसके अलावा क्या क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि नाइट्रोजन के बारे में कुछ बात हो रही है, और भाई दूसरी बात हुई है कुछ फास्फोरिक अम्ल के बारे में। तो कह रहा है कि जो F1 है ना उसमें 10% नाइट्रोजन है और 6% फास्फोरिक अम्ल है, जबकि जो हमारा F2 है ना उसमें 5% नाइट्रोजन है और 10% फास्फोरिक अम्ल है। ठीक है, उसके अलावा आपको लागत तो मालूम ही है, इसकी लागत है 6 रुपया और इसकी है 5 रुपया। शुरू करो भाई सवाल को। तो सबसे पहले जो बनते हैं वो आप इस प्रकार से लिखते हो। भाई हर सवाल में हम ऐसा लिखते आए हैं, ठीक है, तो आपको पता है ये चीज क्यों लिखी जाती है। उसके अलावा पहले लागत देख लो, z बराबर क्या हो जाएगा? 6x + 5y, और इसे आपको ना न्यूनतम रखना है। ठीक है, अब आ जाओ आप नाइट्रोजन पर। ध्यान देना, देखो x किलोग्राम ले रहे हो और 10% उसमें नाइट्रोजन है, तो यहाँ क्या करोगे आप? x का निकालोगे 10%, तो कुछ इस प्रकार से भाई निकालोगे, x का 10% निकाल लिया। ठीक है, y का निकालोगे 5%, तो लो इस प्रकार से भाई हमने निकाल दिया। अभी कह रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो 14 किलो चाहिए उसको। तो ये जो मात्रा है ना ये मिनिमम है, 14 किलो हो या 14 किलो से ज्यादा ही डालनी है। कम डालोगे तो भाई फसल अच्छी पैदा नहीं होगी। ठीक है, तो अभी क्या करोगे आप? भाई यहाँ चाहो तो भाग कर लो, पहले आप उधर 100 ले जाओ, तो यहाँ हो जाएंगे 10x + 5y, और उधर हो जाएंगे आपके 1400। अगर उसे हम 5 से भाग कर दें तो यहाँ 2x + y हो जाएगा। 1400 को 5 से भाग करोगे ना तो 280 आएगा, और ये आपकी पहली असमिका तैयार हो गई। दूसरे पे आ जाओ, जो फास्फोरिक अम्ल है, देखो ये है 6% x का, तो x का निकालोगे 6%, y का है 10%, लो y का निकाल दिया 10%। और भाई यहाँ पर भी कह रहा है कि 14 किलो ही फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। तो अभी क्या होगा? यहाँ लिख लो 6x, यहाँ 10y, और वहां पर भी आपका 1400 ही हो जाएगा। यहाँ आप 2 से ही भाग कर सकते हो अधिकतम, तो हो जाएगा 3x + 5y, और 2 से भाग करोगे ना तो यहाँ तो 700 आएगा, और ये आपकी दूसरी असमिका भी तैयार होगी। अब आपको भाई इनकी सहायता से क्या करना है? ग्राफ बनाना है।
देखना, 2x+y बराबर में कर दो 280। एकदम रेखा की तरह लिख लो, क्योंकि भाई ग्राफ पर हम लोग रेखाएं ही ड्रा करते हैं। यहाँ बना लो इस प्रकार से टेबल, यहाँ पर भी बना लो इस प्रकार से। देखना, एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, y का मान 0 करोगे तो 2x बराबर 280 आ जाएगा 140। इसका करोगे 0 तो इसका मान तो सीधे 280 आ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा पहला 140 कामा 0 और 0 कामा 280। इन्हें आप a और b से काम चला लो। यहाँ आ जाओ, x का मान 0 करोगे ना तो 5y का मान 700, भाग करोगे तो 140 आ जाएगा। y का मान 0 कर दोगे ना तो 3x बराबर 700 आएगा, और 700 3 से भाग तो होगा नहीं, तो उसको ऐसे ही लिख दो। यहाँ हो जाएगा 0 कामा 140 और 700/3 कामा 0। इस प्रकार से देख लो, लगभग हर संख्या उस प्रकार से है कि 70 से कट रही है। भाई 70 संख्या कट जाएगी ना तो आप ग्राफ भी कुछ वैसा ही बनाना। देख लो, ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा y हो जाएगा। देखो मन में ही देख लिया करो, अगर आप 700 को 300 से भाग करोगे, सॉरी 3 से भाग करोगे ना तो 23 तिया 69, लगभग 233 के आसपास उत्तर आएगा। तो आप पैमाना उस प्रकार से भाई बना लो कि इसमें 233 आ जाए। देखना, 70, 240, 210। ठीक है भाई, और देख लो y पर जो है वो 280 तक मामला जा रहा है, तो यहाँ 70, 140, 210, 280। लो, 70, 140, 210, यहाँ 70, 140, 210 और 280। इस प्रकार से भाई हमने पैमाना मानकर चलना है। 140 कामा 0 ये रहा आपका a हो जाएगा, b है ये वाला 0 कामा 280। देखो फटाफट मिल गया, दोनों को आप भाई मिला दो। ये देखो हमने मिला भी दिया। ठीक है, इधर आ जाओ, 0 कामा 140 ये रहा आपका 0 कामा 140। इसे c और d डालना तो हम लोग भूल ही गए थे, यहाँ c डाल लो। d है 700/3, तो संख्या 233 210 से बड़ी होगी ना, इधर कहीं आप अंदाजे में मान लो कि ये भाई आपका डी हो जाएगा। और सी से ऐसे भाई मिलाते हुए चलो कि एकदम सीधी रेखा ही लगे आपको देखने में, और ये आपका पी बिंदु हो जाएगा जहां पर दोनों आपस में काटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी बिंदु निकालना चाहेंगे। तो 2x+y बराबर 280 लिख लो, और यहाँ है 3x+5y बराबर 700 लिख लो। ये y है, ये 5y है, 5 से गुणा करो तो 5 दूनी 10x, 5y और 28 पंचे 1400 हो जाएंगे भाई। यहाँ सीधा माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल, माइनस के 7x बराबर माइनस के 700। x का मान देखो डायरेक्ट 100 आ गया। लो, x का मान आपको भाई पता चल गया कि 100 है वैल्यू आपकी x की। अब x की वैल्यू 100 है तो 100 दूना 200 तो यहीं पे हो जाएंगे, तो y का मान कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो जो p है वो क्या हो जाएगा, 100 कामा 80 हो जाएंगे। इस प्रकार से अब संतुष्ट वाला सब चक्कर चलाओ भाई। देखो पहला क्या है, 2x+y बड़ा है बराबर है 280। मूल बिंदु संतुष्ट कराओगे ना तो इस प्रकार से आ जाएगा, और संतुष्ट तो होगी नहीं, क्योंकि भाई 0 280 से बड़ा नहीं होगा। सेम यहाँ पर 3x+5y बड़ा है बराबर है 700, तब भी यहाँ वही करोगे ना तो यहाँ पर भी संतुष्ट कहाँ होगा भाई, 0 थोड़े ना 700 से बड़ा हो जाएगा। तो दोनों ही को आप क्या करोगे, दोनों ही मूल बिंदु से बाहर की ओर इस प्रकार से ड्रा होंगी। पहला ये हमने कर दिया, और भाई दूसरा हमने ये वाला कर दिया। ये देख लो, अब दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, ये पूरा एरिया जो है ये कॉमन है। कौन सा, यहाँ से ले लो बी, ये पी और ये डी, बी पी डी वाला जो एरिया है ये आपका कॉमन एरिया है। लेकिन कॉमन एरिया में प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे कि भाई जो हमारा हल क्षेत्र है वो अपरिबद्ध है, क्लोज एरिया नहीं है ना। तो बी पी डी, तो आप यही कोणीय बिंदु मान लो। तो यहाँ लिख लो आप कि जो हमारे कोणीय बिंदु हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, एक तो बी है
एक P है और एक D है। पहले B का मान लिखो, 0,280 है। फिर भाई P है हमारे पास 100,80, और जो D वाला पॉइंट है कहाँ चला गया, ये देखो आ गया 700/3, 0, इस प्रकार से। Z आपके पास ऊपर लिखी हुई थी 6x + 5y, सबके मान निकालो। तो पहले ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा 1400। फिर यहाँ निकालोगे 100 × 600 और 8×5 = 40, 1000। यहाँ निकालोगे तो 200 यहाँ पर आ जाएगा भाई, 200, और यहाँ पर आ जाएगा कुल मिलाकर 1400 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो हमें P पर प्राप्त हो गई है। 1000 वैल्यू है वो कहाँ मिली है, 100,80 पर हमें मिली है। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा क्षेत्र है वो अपरिबद्ध क्षेत्र है। अपरिबद्ध में क्या होता है, आप Z का मान इस प्रकार से लिखते हो, स्मॉलर देन का निशान लगाते हो, और जो वैल्यू आई होती है उसको आप दोबारा से लिखते हो यहाँ पर। फिर ये वाली लाइन भी हम लोग ग्राफ में खींचकर देखते हैं, और तब ये मानेंगे कि ये वाली वैल्यू सही है या नहीं। तो इसके लिए अलग से एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, Z के लिए आप अलग से टेबल बनाओगे, X और Y वाली। Y का मान 0 करोगे तो X का मान आ जाएगा 1000/6, अर्थात अगर देखो तो सीधा आ जाएगा 500/3, 0, पहला बिंदु। दूसरा, अगर इसका मान 0 करोगे तो 5y का मान 1000, सीधा 200 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 का मान 200 और 500/3 का मान 0। 500/3 अगर इसको हल करोगे ना तो 166 के आसपास वैल्यू आएगी, और कुछ यहाँ पर ये वाला पॉइंट बनेगा। ये है 0,200, 200 वाला पॉइंट 210 के कुछ नीचे बनेगा, ये दोनों पॉइंट बनेंगे। एक खास बात होती है इस रेखा की, ये रेखा हमेशा जिस पॉइंट पर मान आता है ना 1000 P पर आया है तो पक्का P से होकर जाएगी, यही रूल है। ये जो रेखा है ना 6x + 5y छोटी है 1000 से, क्योंकि 1000 वैल्यू P पर प्राप्त हुई है, तो ये रेखा हमेशा P से होकर ही जाएगी। ये बात फिक्स होती है, इस प्रकार से देखो जाएगी। ये देखो चली गई, निशान लगा है स्मॉलर देन का, तो भाई रूल ये है स्मॉलर देन में ये मूल बिंदु से संतुष्ट हो जाएगी, और इसका जो एरिया है वो कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा इधर की ओर। आपका एरिया है ये वाला, और इसका एरिया है ये वाला इधर वाला। दोनों आपस में कहीं कॉमन है, नहीं कॉमन है, कहीं पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो यही वाला आंसर सही माना जाएगा। तो जो लागत है वो 1000 होनी चाहिए, तो जो आपकी लागत है वो आ जाएगी 1000 रुपया। ठीक है, 100,80 पर आई है, अर्थात इसका डालो 100 किलो और इसका डालो आप 80 किलो, और आपका काम बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 10। इसके अलावा भाई आखिरी सवाल और बचा हुआ है प्रश्नावली में, वो भी आप यहीं पर देख लीजिए। 11 नंबर है, देख लो, छोटा सवाल है एकदम। कह रहा है कि हमारे पास कोई निकाय है 2x + y छोटा है बराबर है 10, 3x + 3y छोटा है बराबर है 15। ठीक है, कह रहा है सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु ये है, z का मान ये है। ठीक है, तो कह रहा है कि P और Q के लिए कौन सा प्रतिबंध उचित है ताकि Z का अधिकतम मान इस पर और इस पर दोनों पर प्राप्त हो। ठीक है भाई, तो सवाल बहुत आसान है। नियम क्या होता है कि सबसे पहले आप कोणीय बिंदु लिखना शुरू करो कि भाई कोणीय बिंदु आपके पास कौन कौन से हैं। देखो 0,0 है पहला, फिर है 5,0 है, फिर है आपके पास 3,4, और फिर है 0,5। उसके अलावा z लिखो, z है आपके पास px + qy, और सब पर z के मान निकालो। यहाँ मान 0 हो जाएगा, यहाँ निकालोगे ना तो आ जाएगा 5p, यहाँ निकालोगे तो 3p + 4q, और यहाँ निकालोगे तो आ जाएगा 5q। क्लियर हो गया। ऐसे तो आप जान नहीं पाओगे कि मैक्सिमम मान कहाँ पर है, लेकिन वो कह रहा है कि मैक्सिमम मान इन दोनों पर आए, ऐसी आप कंडीशन हमें बता दो। तो हम ये मान लेंगे कि ये दोनों ही जो हैं वो मैक्सिमम वैल्यू हैं। अगर ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू हैं तो बराबर होनी चाहिए, अर्थात 3p + 4q बराबर
5Q होना चाहिए। 4Q उधर जाएगा तो भाई घट जाएगा ना, तो 1Q बचेंगे। भाई 4 जाएंगे उधर तो 1 बचेगा ना, तो क्या आ गया, 3P बराबर Q। अब जरा आप आ जाओ विकल्प पर, क्योंकि भाई बहुविकल्पी सवाल है, और देख लो डी वाला सही है। Q बराबर 3P, यहाँ पर भी Q बराबर 3P। तो सवाल काफी आसान था, यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा आपने मान ज्ञात करे और उसने कह दिया कि भाई इन दोनों पर मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हुई है। तो जो ये मैक्सिमम वैल्यू है तो बराबर तो होगी ना, तभी तो दोनों मैक्सिमम वैल्यू हैं। अगर दोनों वैल्यू मैक्सिमम है तो बराबर कर दिया, और डी वाला ऑप्शन हमें सही मिल गया। तो भाई इस प्रकार से जो प्रश्नावली है, ये 12.2 वाली ना, ये वाली समाप्त होती है।